हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आपका एक एक नियम यानी कि यूनिटरी मेथड। हम आपकी जो क्लास है वो एमपी टेट वर्ग 2 जो सब्जेक्ट मैथ का है सिलेबस के अकॉर्डिंग लेकर के आ रहे हैं। ओके, जिस तरह से आपका नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपके टॉपिक आ रहे हैं और उन्हीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ये याद रखिएगा। हम पहले क्या करते हैं कि कुछ थ्योरी सेक्शन समझ लेते हैं। इसके बाद जो छोटे छोटे मेथड होंगे, छोटे छोटे मैथ के टॉपिक हैं, उनको कंप्लीट करने के बाद हम क्या करेंगे, मैथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। क्या करते हैं हम लोग? प्रैक्टिस करते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया कि हम लोग पहले थ्योरी कर लेंगे, इसके बाद क्वेश्चन अलग से प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है आपका क्या, एक एक नियम। ये है जो आज का हमारा टॉपिक है, वो एक एक नियम है। जितने भी एमपी टेट वर्ग 2 मैथ सब्जेक्ट से बच्चे तैयारी कर रहे हो, सब तक इस वीडियो को शेयर कर दें। जितने भी आपके दोस्त हों, जो भी हों, ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें। अब इस टॉपिक को आप अच्छे से समझिएगा। इसके बाद हम परसेंटेज का बेसिक करेंगे, है ना, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इतना बेसिक तो आप लोगों को पता है क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन सा मेथड कैसे अप्लाई करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ होती है कि जब क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया जाता है तो आता हुआ क्वेश्चन एग्जाम में छूट जाता है। तो चलिए पहले एक एक नियम होता क्या है वो समझ लेते हैं। एक एक नियम है क्या? एक वस्तु के मान से ज्ञात की जाने वाली निश्चित वस्तुओं के मान को निकालने की विधि एक एक नियम कहलाती है। एक एक नियम पर आधारित प्रश्न दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। एक होता है अनुक्रमानुपात संबंध और दूसरा होता है विलोमानुपात संबंध। लेकिन अब एक एक नियम का मतलब क्या है? मान लीजिए कि 10 वस्तुओं का प्राइस दिया हुआ है कि 50 है, तो पहले हमें एक का निकालना है। एक का निकालने के बाद फिर हमसे जितने का पूछेगा, मान लीजिए उसने दे दिया कि 5 वस्तुओं का मूल्य है 50 रुपए, तो 40 वस्तुओं का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये आपका एक एक नियम है। तो एक एक मतलब पहले हमें एक वस्तु का मान निकालना है। जब हम एक वस्तु का मान निकाल लेंगे, फिर जितने वस्तुओं का मान पूछेगा उसके साथ गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा उसका आंसर आ जाएगा। तो उसी को हम एक एक नियम बोलते हैं। अब एक एक नियम में दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक अनुक्रमानुपात संबंध, यानी कि जब दो राशियां परस्पर अनुक्रमानुपाती कहलाती हैं। यदि किसी एक राशि में वृद्धि या कमी करने पर दूसरी राशि में भी समान प्रभाव पड़े, यानी कि अगर एक राशि में वृद्धि हो रही है तो दूसरी राशि में भी वृद्धि होगी, एक राशि में कमी हो रही है तो दूसरी राशि में भी कमी होगी। ये होता है आपका अनुक्रमानुपात संबंध। अब बात करें विलोमानुपात संबंध, तो दो राशियां परस्पर विलोमानुपात कहलाएंगी। कब कहलाएंगी? यदि किसी राशि में कमी या वृद्धि होने पर दूसरी राशि में विपरीत प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कि एक राशि में कमी हो रही है तो दूसरी राशि में वृद्धि होगी। अगर पहली राशि में वृद्धि हो रही है तो दूसरी राशि में कमी होगी। जैसे कि यहाँ पर समझाया गया है, किसी वाहन की चाल बढ़ने पर यात्रा का समय क्या होगा, घटेगा। यानी कि यहाँ वाहन की जो चाल है वो बढ़ रही है, लेकिन यात्रा का समय क्या हो रहा है, घट रहा है। ये आपका हो जाता है विलोमानुपात। मान लीजिए मजदूरों की संख्या बढ़ा दी गई तो काम का समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मजदूरों की संख्याओं पर बढ़ाने पर काम कम समय में समाप्त हो जाएगा। यानी कि जब हमने मजदूरों की संख्या बढ़ाई तो हमें कम समय लगेगा, समय क्या हो गया, घट गया। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, विपरीत असर हो रहा है, विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो उसे हम विलोम अनुपात संबंध कहते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि एक एक नियम है क्या और इसमें किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इस दो तरह के क्वेश्चन आपसे
पूछे जाते हैं। ठीक है, एक अनुक्रमानुपात संबंध वाले और दूसरे विलोमानुपात संबंध वाले। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं जो इतना आसान है कि मतलब कोई भी कर लेगा। उदाहरण क्या है, 12 आमों का मूल्य। अब इसको आपको समझना है उसी तरह से जैसा मैंने अभी बताया कि पहले हम निकालेंगे एक वस्तु का मूल, फिर जिसके बाद जितने का पूछेगा उसका निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है आपका, 12 आमों का मूल्य जो है वो कितना दिया हुआ है, 216 रुपए है। तो 2 दर्जन आमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब 12 आम का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझिए। 12 आम मतलब 1 दर्जन आम हो गए। तो 1 दर्जन आम का मूल्य क्या दिया हुआ है, ये चीजें आपको आनी चाहिए कि 1 दर्जन में कितने आम होते हैं, 12 आम होते हैं। तो 1 दर्जन का जो मूल्य है वो है 216 रुपए। अब पूछ कितने का रहा है, 2 दर्जन आमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, पहले 1 दर्जन का मूल्य निकाल लिया, क्योंकि वो 1 दर्जन का मूल्य ही दिया हुआ है तो 216 है। हमें क्या निकालना है, 2 दर्जन का मूल्य निकालना है। तो 2 दर्जन का कैसे निकालेंगे, 216 गुणे 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 432 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लीजिए आप जब एक प्रश्न कर दे, ये आपको समझ में आ गया। 12 आम को हम क्या लिख सकते हैं, 1 दर्जन का मूल्य, क्योंकि 12 जो 1 दर्जन की संख्या होती है वो 12 होती है। मान लीजिए 1 दर्जन केले दे दो तो मतलब वो 12 केले आपको देगा। आम दे देगा 1 दर्जन तो आपके 12 आम हो जाएंगे। ये यूनिट आपको इतनी आती होंगी क्योंकि आपका बैकग्राउंड ही मैथ सब्जेक्ट है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका 432 रुपए, 2 दर्जन आमों का मूल्य होगा। अब हम बात करते हैं कि इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या, वहां पर इतना सिंपल पूछेगा तो समझ लीजिए कि हाँ, एक क्वेश्चन आ सकता है इतना सिंपल सा, क्योंकि 120 मार्क्स का है, उसमें आपकी साइंस भी रहेगी मैथ भी रहेगा, तो एक क्वेश्चन दे सकता है। तो ये तो सभी से क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि इतना सिंपल क्वेश्चन आए। अब आपके एक एक नियम के इस तरह से भी आते हैं क्वेश्चन कि मान लीजिए 5 वस्तुओं का मूल्य, 5 वस्तुओं का मूल्य दे दिया 40 रुपए है, तो 10 वस्तुओं का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक वस्तु का निकालेंगे। वही तो एक एक नियम है कि 5 वस्तुओं का मूल्य दिया है, एक का निकालना है तो 5 से भाग कर दीजिए तो 8 आ गया, यानी कि एक वस्तु का मूल्य कितना आ गया, 8 रुपए। अब 10 का निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 गुणे 10 गुणा कर दीजिए, टोटल कितना आ जाएगा आंसर, 80 आ जाएगा आंसर। तो ये होता है आपका एक एक नियम। अब थोड़ा सा ऊपर लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में आने के काफी चांस है। चलिए, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 8 व्यक्तियों का जो मूल्य है, 8 व्यक्तियों का 24 दिनों का भत्ता कितना है, 3040 रुपए है। तो 4 व्यक्तियों का 18 दिनों का भत्ता ज्ञात कीजिए। ये एक प्रश्न है आपका, किस तरह से सॉल्व करेंगे आप। तो अभी इसका एक कॉन्सेप्ट वर्क इन टाइम में भी आपको बताऊंगा, वहां और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, पर यहां बता देता हूं। ये जो भत्ता दिया हुआ है एक तरह से क्या है, ये काम है, इसको डिवाइड करना है। समझिएगा, हमेशा काम को एक फॉर्मूला, मैथ बैकग्राउंड से तो पढ़ा होगा, M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। M1 मतलब मैन आदमी है, D1 मतलब डे यानी कि दिन। इसी तरह से जो दूसरे पक्ष में दिया होगा उसको M2 D2 लिखेंगे, पहले वर्ग को यहाँ बटे में लिखेंगे, दूसरे वर्ग को यहाँ पे बटे में लिखेंगे। ये फॉर्मूला होता है आपका। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको इस तरह से निकालना है, डायरेक्ट रख देना है। अब चलिए, या फिर आप फॉर्मूला ना भी याद रखें तो याद रखना कि जो भी आपका काम दिया हो
भत्ता दिया हो, क्योंकि जब 3040 में डिवाइड करना है तो एक तरह से वर्क यही कहलाएगा आपको, क्योंकि डिवाइड कितने में करना है, 8 व्यक्ति को 24 दिन में इतना भत्ता मिलता है, यानी इस तरह से उन्होंने इतना काम किया। तो फिर पूछ दिया क्वेश्चन में कि 4 व्यक्तियों का 18 दिन में कितना भत्ता प्राप्त होगा। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? जो मेथड मैंने बताया इसमें क्या है, यहाँ पर इनको याद रखिएगा, ऊपर मैन इनटू डे रहेगा। तो 8 व्यक्ति हैं, 24 दिन है आपके, बटे में 3040 भत्ता हुआ है, इसको कर दीजिए, इज इक्वल टू में 4 व्यक्ति हैं, 18 दिन है, एक्स मान लीजिए भत्ता मिला, क्योंकि भत्ता ही ज्ञात करना है तो यहाँ पर एक्स मान लिया। अब इसको तो आप लोग सॉल्व कर ही सकते हैं, तो चलिए अब इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। पक्षांतर करना, त्रियक गुणा करना, ये सारी चीजें आपको आती ही होंगी। ओके, तो चलिए क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें। तो या तो आप क्या कर सकते हो, इसको 3040 को इधर ले आइए और इसको यहाँ पर ले जाइए, 8/24 आपका यहाँ पर आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट त्रियक गुणा करेंगे जब, तो किस तरह से बनेगा, 4 गुणे 18 गुणे 3040 इज इक्वल टू में आ जाएगा क्या, x इंटू 8 इंटू 24 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसको डायरेक्ट बटे में ले आएंगे हम, 8 इंटू 24। इतना समझ में आ गया आपके? अब इसको आपको सॉल्व कर देना है। 4 से इसको डिवाइड करोगे 6 बार जाएगा, 6 से इसको करोगे तो 3 बार जाएगा, 8 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, 380 आया। अब 380 का मल्टीप्लाई 3 में जब करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 0 4 9 2 11, 1140 आपका आंसर आ गया। कितना आ गया, यानी कि 4 व्यक्तियों का 18 दिनों का जो भत्ता होगा वो 1140 रुपये होगा। किस हिसाब से, कि यदि 8 व्यक्तियों का 24 दिनों का भत्ता 3040 रुपये है तो 4 व्यक्तियों का 18 दिनों का भत्ता आपका 1140 होगा। डायरेक्ट आपको ऐसे करना है, कुछ और मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें करना क्या है कि आपके कितने जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है इसको याद रखिएगा, वर्क इन टाइम में भी आपका यही काम आएगा और इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछ दे तो भी यही काम आने वाला है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब है क्वेश्चन इसी तरह का, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है, तो देखते हैं कि आप लोग कर पाते हो कि नहीं। 9 मजदूर 180 मीटर लंबा रास्ता 6 दिन में बना सकते हैं, तो 6 मजदूर 150 मीटर लंबा रास्ता कितने दिन में बनाएंगे। अब बताइए इसमें से वर्क कौन सा होगा, ये पहचान लीजिए आप और कमेंट्स में बताइए। अब आपको पता है 9 मजदूर हैं, यहाँ पर 6 दिन है, 180 मीटर लंबा रास्ता बनाते हैं, तो वर्क तो यही होगा ना, काम तो यही है 180 मीटर। तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है, 9 इंटू 6 अपॉन 180। इसके बाद आपका पूछ क्या रहा है, 6 मजदूर हैं आपके, 6 मजदूर कर दिया, कितने दिन में पूछ रहा है, तो यहाँ पर डी लिख दो, चाहे एक्स लिख दो, कुछ भी मान लो। और यहाँ पर कितना 150 मीटर लंबा रास्ता कितने दिन में बनाएंगे, तो अपॉन में आपको क्या कर देना है, बटे में 150। अब इसमें भी आप त्रियक गुणा करके निकाल लीजिए, कितना होगा यहाँ पर 9 इंटू 6 इंटू 150 बटे में क्या आ जाएगा 180, यहाँ पर है ही, इंटू 6 आ जाएगा इज इक्वल टू डी। कितने दिन में करता है ये निकालना है। 6 से 6 कट गया आपका, 9 दूनी 18, 20 हुआ यहाँ पर, ये भी कट गया। अब कितना बचा 15/2, तो कितने दिन आएगा 15/2 दिन, या तो इसको लिख सकते हो 7 सही 1/2 दिन, है ना, यानी कि 7.5 दिन। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया बस इसको क्लियर कर लो,
तो आपको पूरा एक एक नियम की तरह से उसमें क्या है, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा। तो हमें ये नहीं करना है। एक एक नियम वही बता दिया कि पहले हमें क्या करना है, एक की वैल्यू निकाल के बाकी संख्याओं का जितनी भी दिया हो उसकी वैल्यू निकालना है, वही एक एक नियम होता है। लेकिन अगर इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं तो आपको जो मैंने मेथड बताया इसी तरह से सॉल्व करने हैं, बहुत आसानी से कर पाओगे और कम टाइम में कर पाओगे। इसी तरह के क्वेश्चन आपके वर्क इन टाइम में आएंगे, तो जब हम वर्क इन टाइम का टॉपिक करेंगे तब एक बार और अच्छे से मैं बता दूंगा, तब आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक वैसे भी कोई इतना टफ नहीं था, समझ में आ गया होगा आप लोगों के कि किस तरह से करना है। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया एक एक नियम। अगले वीडियो पर हम करेंगे परसेंटेज। ठीक है, क्या करेंगे, परसेंटेज करेंगे। परसेंटेज के बाद हम लोग करेंगे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, फिर करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ये सारे टॉपिक खत्म करने के बाद हम 2-3 दिन 4 दिन क्वेश्चन ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जितने टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ। और कोई कॉन्सेप्ट ऐसा होगा जो आपको नहीं बताया तो मैं क्वेश्चन पर ही क्लियर कर दूंगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, ये याद रखिएगा। और हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस जा रहे हैं, ध्यान रखिए। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जो क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस में टेलीग्राम में दे दूंगा, उतना आप कर लेते हो तो कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अच्छे नंबर से आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे। बहुत जल्द कोशिश करूँगा जो आपका 30 नंबर का है, हिंदी हो गया है ना, इंग्लिश हो गया, आपका पेडालॉजी है, उसमें MPG के करंट अफेयर, तो कुछ टॉपिक करवा पाऊंगा तो उनकी भी कोशिश करूंगा कि टॉपिक आपके करवा दूंगा। MP टेट वर्ग 2 का आपका मैथ सब्जेक्ट का लगभग कोशिश करूंगा कि पूरा सिलेबस करवा पाऊँ। लेकिन आपका मैथ साइंस जो 120 मार्क्स का है वो, उसके लिए आप लोग निष्फिक्र रहिए, इतना पढ़ के चले जाइए, आपका आराम से हो जाएगा। 25 अप्रैल से स्टार्ट है, उसके पहले पहले हम लोगों को क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। तो पहले टॉपिक वाइज समझ लेते हैं थ्योरी को, उसके 1-2 एग्जाम्पल लगाते हैं, इसके बाद हम डायरेक्ट क्या करेंगे, मिक्स्ड क्वेश्चन, जितने टॉपिक खत्म हो जाएंगे। तो जितने बच्चे हैं ना आप लोगों के मैथ सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके अपने से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और बात, आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, है ना। जैसे फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो ही गया और इंस्टाग्राम हो गया, तो यहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती है, तो ज़रूर जुड़ जाएं अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।